नमस्कार। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था किसानी पर निर्भर है। इसीलिए भारत की राजनीति में किसान हमेशा मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। हाल ही में देश में किसान और किसानी को लेकर एक बवाल मचा हुआ है। बवाल का कारण देश की केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधारों के नाम पर लाए गए 3 बिल हैं, जो कि अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का दर्जा ले चुके हैं। जिसमें पहला अधिनियम द फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, दूसरा द फार्मर प्रोड्यूस एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, तीसरा द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। हमें इन तीनों बिलों को एक साथ समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भारत में 1955 में लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुएं, विशेष रूप से खाद्यान्नों की ब्लैक मार्केटिंग को रोकना था। इस अधिनियम में कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु घोषित करते हुए उनके संग्रहण की सीमा को सीमित कर दिया गया, और वर्तमान में भारत सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन करते हुए खाद्यान्नों और उन आवश्यक वस्तुओं की संग्रहण की सीमा को समाप्त कर दिया है। दूसरा कानून द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 है, जिसने किसान के फसल के विक्रय की प्रक्रिया को बदल दिया है। वर्तमान में फसल विक्रय के लिए राज्यों में एपीएमसी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत राज्यों द्वारा कृषि उपज मंडियां बनाई गई हैं, उनके क्षेत्र का निर्धारण किया गया है और उसमें व्यापार करने के लिए व्यापारियों को अनुज्ञित पत्र अर्थात लाइसेंस जारी किए हुए हैं। किसान उन व्यापारियों के माध्यम से व्यापारियों को माल विक्रय करता है, या जब सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिस फसल की खरीद की जाती है, उस फसल को उन व्यापारियों के माध्यम से विक्रय करता है। इस व्यवस्था के अंदर कृषि उपज मंडी और उसमें काम करने वाला उसका अनुज्ञप्तिधारी अर्थात लाइसेंसी व्यापारी किसान के लिए एक सुविधा केंद्र का काम करता है। सरकार को इस प्रक्रिया से कृषि उपज मंडी के द्वारा संग्रहण किया जाने वाला कर प्राप्त होता है। इस अधिनियम में इस व्यवस्था को बदल दिया गया है। अब किसान कृषि उपज मंडी क्षेत्र से बाहर देश के किसी भी कोने में अर्थात राज्य या अंतरराज्य स्तर के ऊपर स्वयं सीधे या किसी भी सूचना प्रौद्योगिकी की नई तकनीक के माध्यम से अपने माल को विक्रय कर सकेगा। उसे अपना माल विक्रय करने के लिए किसी मध्यस्थ सुविधा केंद्र अर्थात किसी मध्यस्थ व्यापारी या कृषि उपज मंडी की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात मैं और खुले शब्दों में कहूं तो किसान के लिए अब पूरा भारतवर्ष एक खुला बाजार है। तीसरा अधिनियम द फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्मर सर्विसेज एक्ट 2020 है।
यह अधिनियम किसान को यह अधिकार देता है कि वह किसी व्यक्ति अर्थात स्वयं व्यक्ति, किसी साझेदारी फर्म, किसी कंपनी, किसी समिति, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी संस्था के माध्यम से अपने खेती के लिए करार कर सकता है, एक अनुबंध कर सकता है। सरकार द्वारा इस कानून में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसा अनुबंध सरकार द्वारा निर्धारित पंजीकरणकर्ता अधिकारी के यहां पंजीकृत होगा। इस अनुबंध में माल की गुणवत्ता मानक खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्धारित की जा सकेगी और किसान उस मानकों के अनुरूप उस अनुबंध में अपनी फसल का मूल्य निर्धारित कर सकेगा। ऐसा अनुबंध 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि तक का हो सकेगा। क्रेता माल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा और विक्रेता अर्थात किसान उस माल के मूल्य को पूर्व निर्धारित करेगा। इन दोनों अधिनियमों में व्यापारिक परेशानियों और विवादों को दृष्टिगत रखते हुए विवाद निस्तारण प्रणाली रेड्रेसल मैकेनिज्म का प्रावधान किया गया है। दोनों अधिनियम, मैं यहां फार्मर्स के लिए बने हुए दोनों अधिनियमों की बात कर रहा हूं, जिनमें रेड्रेसल मैकेनिज्म के अंतर्गत उपखंड स्तर पर एक मध्यस्थ समिति का गठन किया जाएगा। जब किसी किसान और व्यापारी के बीच, चाहे वह अनुबंध करार से संबंधित हो या खुला व्यापार के अंदर किसान द्वारा विक्रय किए गए माल से संबंधित हो, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वहां दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार उपखंड अधिकारी के यहां अपनी परिवेदना प्रस्तुत करेगा। उपखंड अधिकारी अपने स्तर पर गठित उस मध्यस्थ समिति को उस प्रकरण को प्रेषित करेगा। वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप सुनवाई करते हुए अपना निर्णय पारित करेगी। यदि दोनों पक्षकार उस मध्यस्थ के माध्यम से अपने विवाद का निस्तारण नहीं करवा सकते, तो वह उस निर्णय के विरुद्ध 30 दिवस की अवधि में उपखंड अधिकारी को उपखंड प्राधिकारी के रूप में निर्णय के लिए प्रकरण को प्रेषित करेंगे और उपखंड अधिकारी उस पर अपना निर्णय देगा। वह निर्णय सिविल कोर्ट की डिग्री की भांति प्रभाव रखेगा, जिसकी अनुपालना राजस्व मामलों की वसूली में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार संपादित की जा सकेगी। यदि दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के यहां गठित अपीलीय प्राधिकरण के अंदर अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेगा और उसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इन तीनों संशोधनों का प्रभाव क्या है। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट से उत्पन्न हुआ है, वह यह है कि किसी भी खाद्यान्न उत्पाद जिनका उल्लेख इस अधिनियम में किया गया है, उसे उसके संग्रहण की सीमा को समाप्त हो जाने के कारण उत्पाद को किसी भी मात्रा में संग्रहित कर सकेगा। जब यह संग्रहण की भंडारण अर्थात संग्रहण की प्रक्रिया में स्वतंत्रता होगी, तो एक सक्षम व्यापारी उस उत्पाद के बाजार में भाव को निर्धारित करने वाला हो जाएगा और निश्चित तौर पर वह अपने लाभ के लिए काम करेगा, तो उस उत्पाद के भाव बाजार में बढ़ जाने के कारण उसका भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। दूसरा,
इन अधिनियमों का एक महत्वपूर्ण जो प्रभाव है वह यह है कि क्या भारत का किसान इस खुले व्यापार की प्रक्रिया के लिए तैयार है। इस बात का विश्लेषण करने के लिए हमें किसान की भारत में स्थिति को समझना होगा। भारत में मूल रूप से 3 तरह के किसान हैं। पहला, समर्थ किसान, जिसके पास में अपनी काश्त की, अपनी जमीन की एक बड़ी सीमा है। दूसरा, मझोला किसान, जिसके पास में एक सीमित खेती है। और तीसरा वह किसान जो खेतीहर मजदूर है, या तो किसी के खेत को हिस्से ठेके पर मजदूरी के रूप में काश्त करता है और उससे कृषि उत्पादन करता है, या स्वयं किसी की जमीन को, एक छोटे भूभाग को अपने हिस्से ठेके पर लेकर उससे मजदूरी कर अपनी काश्त कर अपने और अपने परिवार का पेट पालता है। इसी वर्ग में अर्थात किसानों में शिक्षा का अभाव है। क्या भारत का किसान इस वैश्विक वातावरण के अंदर एक सक्षम व्यापारी बन पाएगा? इस बिंदु के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। यद्यपि यह सरकार द्वारा यह बात कही जा रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को जारी रखा जाएगा, लेकिन भंडारण की सीमा समाप्त होने पर, अनुबंध खेती प्रभावी होने पर और खुला व्यापार प्रक्रिया प्रारंभ होने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी। यही चिंता का विषय है। दूसरा, किसानी और उसमें स्थापित कृषि उपज मंडी समितियां राज्यों का विषय है। इन कानूनों के प्रवर्त होने से कृषि उपज मंडी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ऐसी परिस्थिति में भारत के संघीय ढांचे पर एक प्रहार होगा और राज्य के कृषि का विषय होने की अवधारणा भी स्वतः ही समाप्त होने लगेगी। इस ढांचे को बदलने से, कृषि उपज मंडियों के समाप्त होने से राज्य की आय प्रभावित होगी। वहीं अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी जो कि इन कृषि उपज मंडियों से अनुज्ञप्ति लेकर अर्थात लाइसेंस लेकर व्यापार करता था, वह बेरोजगारों की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाएगा। विचारणीय बिंदु यह है कि इस समस्त व्यवस्था के अंदर किसान के द्वारा किसानी के साथ व्यापार करने की स्थिति में, और दूसरा अनुबंध खेती में जहां माल की गुणवत्ता और उसे निर्धारित मूल्य का प्रतिफल मिलने का मामला एक साथ घुला मिला है, वहां विवादों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और उन विवादों की बीच उन्हें निराकरण के लिए इन दोनों अधिनियमों में हमारी न्यायिक व्यवस्था के स्थान पर प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक तवज्जो दी गई है। चूंकि इन दोनों अधिनियमों में दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बाहर कर दिया गया है और एक निवारण प्रक्रिया विवादों के निस्तारण के लिए दे दी गई है, वहां हम सब लोग इस बात का विश्लेषण कर सकते हैं कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था किसान को कितना न्याय दिलवाने में सफल हो पाएगी। यह सब बिंदु महत्वपूर्ण हैं जो भारत के किसानों की और भारत की अर्थव्यवस्था को तय करें। वर्तमान में यह तीनों कानून अधिसूचित हो चुके हैं, भारत में प्रवर्त हो चुके हैं, लेकिन लोकतंत्र में विचार मंथन की प्रक्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लोकतंत्र में यही विचार मंथन की प्रक्रिया व्यवस्थाओं को बदलती है, नए कानूनों को पुराने कानूनों की जगह प्रतिस्थापित करती है। अतः हमें इन कानूनों के प्रायोगिक स्वरूप पर विचार करते हुए निश्चित तौर पर विचार मंथन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।